आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आज दिल्ली में महिला कांग्रेसी ने उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के उस बयान के खिलाफ आक्रोश जताया जिसमें उन्होंने एक महिला के फटी जींस पहनने पर संस्कारों की बात कही। उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री का ये बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और इस बयान की वजह से मुख्यमंत्री को निंदा लगातार झेलनी पड़ रही है। हालांकि सीएम के इस बयान के लिए वो अपनी माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार इस बयान को भुनाने में जुटी हुई है। महिलाओं ने रिप्ड जीन्स पहनकर मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की और कहा कि हम रिप्ड जीन्स पहनते हैं और अपने बच्चों को संस्कार भी देते हैं। आज हम लोग कनॉट प्लेस में विरोध दर्ज करने के लिए आए हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की है महिलाओं के कपड़ों के ऊपर और जिस तरीके से उन्होंने चित्रण किया है कि मैंने अपनी फ्लाइट में अपने साथ वाली महिलाओं को पहले नीचे देखा, फिर थोड़ा ऊपर देखा और मैंने ये महसूस किया कि फटे हुए कपड़े जो महिलाएं पहनती हैं वो क्या ही संस्कार देती होगी। मैं मानती हूँ यहाँ जितनी भी आज महिलाएं हैं अपने बच्चों के साथ भी आई हैं, खुद भी आई हैं और रिप्ड जीन्स के साथ आई है, ताकि जो रिप्ड माइंडसेट है सोसाइटी का उसको हम लोग रोक सकें। और जो भाजपा की महिला विरोधी सोच है, आज देश को और दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये लोग सीरियल ऑफेंडर हैं, इनकी सोच ही ऐसी है। लेकिन हम महिलाएं इनकी सोच से डरने वाली नहीं है। हम रिप्ड जीन्स भी पहनेंगे और अपने बच्चों को उनके बच्चों से ज्यादा बेहतर संस्कार दे। तो आज महिला कांग्रेसी नेता रिप्ड जीन्स पहनकर निकली और दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज उन्होंने आक्रोश जताया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके का बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है उसकी निंदा हम लगातार करते हैं। और यहाँ पर खुद कांग्रेसियों का कहना है, इससे पहले भी कई नेताओं के बयान आ चुके, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य विपक्षी पार्टियां भी लगातार इस बयान को लेकर निंदा कर रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अपने इस बयान को लेकर माफ़ी मांग चुके हैं कि अगर किसी को ठेस पहुंची है, किसी को बुरा लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन इस मामले पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और खासकर महिलाएं इस पूरे मामले का विरोध जता रही हैं, क्योंकि ये मामला निंदा करने का भी है और विरोध जताने का भी है। मुख्यमंत्री को पद संभाले अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, ज़्यादा दिन का समय गुजरा भी नहीं है, उसके बाद ही इस तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद लगातार अन्य पार्टियों की तरफ से निंदा की जा रही है। सिर्फ अन्य पार्टियों की तरफ से नहीं बल्कि आम लोग भी इसकी निंदा कर रहे हैं। जो लड़कियां हैं हमारे देश की, वो भी इस बात की निंदा कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने संस्कारों को लेकर उस महिला से सवाल पूछा था, जिसके बाद ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए, ये महिला कांग्रेसियों का प्रदर्शन है जिन्होंने फटी जीन्स पहनी और अपना आक्रोश जताया कि जो फटी जीन्स पहनती हैं संस्कार उनमें भी होते हैं, इसीलिए ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां लगातार इस बयान को लेकर विरोध दर्ज करा रही हैं। तो आज दिल्ली में महिला कांग्रेस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आक्रोश जताया, जिसमें उन्होंने कहा था, एक महिला की फटी जीन्स को लेकर संस्कारों की बात कही थी और ये बयान लगातार सुर्खियां भी बटोर रहा है। इस बयान की वजह से मुख्यमंत्री को चारों तरफ निंदा झेलनी पड़ रही है, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक। सड़क पर प्रदर्शन अलग हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अलग अलग ट्वीट उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। अलग अलग ट्वीट हैशटैग रिप्ड जीन्स करके ट्वीट किए जा रहे हैं, जिसकी निंदा उनको झेलनी पड़ रही है। हालांकि सीएम अपने इस बयान को लेकर माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को भुनाने में जुटी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में 1 साल के बाद होंगे। उसको लेकर भी अन्य पार्टियां लगातार जुटी हुई हैं। साफ तौर पर कहना है और हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, पंकज जोशी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। केवल जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही होगा कि मुख्यमंत्री अपने इस बयान को लेकर माफ़ी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को ये बयान बुरा लगा है या फिर किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। उसके बावजूद लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, निंदा कर रही है।
नहीं, देखिए ये स्वाभाविक है। बयान बहादुर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पहले इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है और उसके बाद वापस ले लेते हैं और फिर उसके बाद ये कह देते हैं कि हम माफी मांगते हैं। तो ये जो इशू है ये आज का नहीं है, बीजेपी का परमानेंट इशू है। पहले इस तरह की बात करें और उसके बाद बयान वापस हो जाएगा से और फिर माफी मांगना शुरू करते हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड में आप देखिए कि हाल जो है, सभी लोग अभी अभी पहले जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी न किसी तरीके से ही चेंज किए गए, क्योंकि उनको पता लग रहा था कि ये अभी जो इलेक्शन होने वाला है उसके अंदर इनकी हालत खराब होने वाली है, तो इनको चेंज किया गया। और जो नए आए हैं उन्होंने ये इस तरह के बयान दे दिए। पंकज जोशी जी, इस तरह का बयान मुख्यमंत्री को देना चाहिए था। जी, इनमें दो बड़ी चीजें हैं। देखिए, जहां तक सवाल जो है बयान का, उनका जो विचार था ये देश की जो पहनावा है, देश की जो संस्कृति है उसके ऊपर था, ना कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। इस देश के अंदर जो है विभिन्न वेशभूषाएं पहनी जाती हैं, विभिन्न भाषाओं का उपयोग किया जाता है, विभिन्न तरीके से लोग करते हैं और इस चीज की आजादी है, इसमें कहीं दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार जो है इस चीज का होता है कि जहां पर जो चीजें हैं, उन्होंने कहा कि हमारी जो संस्कृति, क्योंकि देखिए उन्होंने बहुत साफ सा कहा कि महिलाएं जो है परिवार की नहीं, समाज की नहीं, बल्कि पूरे देश के जो है संस्कृति का वाहक है और संस्कृति को यदि ले जाती है अपने जो प्रदेश का पहनावा है, जो पहनाव को रखते हैं, तो उसमें जो है उसमें कहीं कोई चीज मुझे नहीं लगता इसलिए। लेकिन लगता है कि शायद कांग्रेस के पास जो बाकी मुद्दे हैं वो कहीं से बदलनी चाहिए ना। लेकिन सोच, संस्कारों की बात अलग है, हमारे देश के पहनावे की बात अलग है, लेकिन सोच तो बदलनी चाहिए ना। अगर देश बदल रहा है, सोच भी बदलनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार का खुद का नारा है ये। सोच बदल रही है, सोच में कहीं परिवर्तन नहीं है। देखिए मैंने फिर कहा ना आपको, लेकिन मुझे बताइए कि सोच परिवर्तन का फर्क कहाँ है? सोच परिवर्तन का फर्क वहां पर है जब 1986-87 के अंदर ये कहा जाता है कि राम जो है एक काल्पनिक व्यक्ति है, और 2019 में कहा जाता है कि नहीं, वो जो है इस देश की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम है। और सभी लोग फिर जो है, जो लोग काल्पनिक कहा करते थे, वो भी आज ये कहते हैं कि हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सोच बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहनावे पे कोई वो नहीं है। देखिए ये चीज पहनी जा सकती है, कहीं कोई वो नहीं है। आज जो चीजें हैं उन चीजों में कहीं संस्कारों की बात कैसे आ जाती है? फिर मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि संस्कार कहाँ है, और कांग्रेस भी लगातार इस बात को कह रही है कि संस्कारों वाली बात कैसे आ जाती है। सवाल तो आप पर ही उठेगा। सवाल की बात नहीं है। आज काजल, यदि हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो आज हम सिल्क का कुर्ता पहनते कि नहीं पहनते, शेरवानी पहनते कि नहीं पहनते, लेकिन आम दिनों में तो नहीं पहनते ना उनको। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि वो शेरवानी, हर एक चीज की अलग अलग चीजें हैं, उन्होंने अपने से कहा है और उन्होंने इस चीज को खुद भी कहा है कि यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है कि, और मुख्यमंत्री ने जो है माफी मांगी। लेकिन आप देखें कि जिन लोगों का ये साथ दे रहे हैं, जिन लोगों ने कहा कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, माफी नहीं मांगी, जिन लोगों ने कैटल क्लास कहा, माफी नहीं मांगी, जिन्होंने कई शब्द ऐसे कहे जिनको जो है गुजरात में सहन करना पड़ा, माफी नहीं मांगी। लेकिन कम से कम जो है मुख्यमंत्री ने कहा, जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री का जो बयान है उसको तूल बना लिया जाता है, लेकिन अन्य पार्टियों के जो बयान है उसको, उस पर कोई जवाब नहीं आता है। अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे कि अब महिला आयोग कहाँ? हरियाणा के अंदर एक जिला में कांग्रेस की विधायक ने अगर ट्रैक्टर खींच लिया तो उसके खिलाफ जो है महिला आयोग जो है उनको नोटिस पे नोटिस भेज रहा है पूर्व मुख्यमंत्री को। और उन्होंने कहा कि इसमें कोई वो मामला नहीं था। फिर यहाँ पे महिला आयोग कहाँ है? यहाँ पे महिला आयोग की कार्रवाई कहाँ है? आप देखिए इनका दोहरा चित्र। अब महिला आयोग कहाँ है? महिला आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए इस मामले में? और सेंटर के महिला आयोग कहाँ है? वो सोए हुए हैं क्या? दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खुद अपनी फोटो ट्वीट की है, और वो भी शॉर्ट्स में। वो खुद कह रही हैं कि महिलाओं पर इस तरह के सवाल नहीं उठाए जाते। तो महिलाएं तो आवाज उठा रही हैं। लेकिन महिला आयोग ने नोटिस क्यों नहीं दिया ऐसे मुख्यमंत्री पे? जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया तो नोटिस क्यों नहीं दिया गया? पंकज जोशी, ठीक है। पंकज जी जवाब दीजिए उनका। मुझे लगता है ढींगरा साहब शायद भूल गए हैं। मुझे बताइए, जब देखिए मैं आपको दो बड़ी चीजें कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उनको जो है नोटिस क्यों नहीं दिया गया। मुझे बताइए कि क्या इसमें उन्होंने कहा कि पहली बात उन्होंने कहा कि इस देश की संस्कृति, उसमें मुझे बताइए कि आपकी जो अध्यक्षा हैं उनके आपने, मैं बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूँ, उनके देखिए आप पहनाव देखिए कितना ठीक है,
उन्होंने जो है बाहर के रहने के बावजूद भी उनका पहनाव जो है वो हिंदुस्तानी रहा। और ये यही चीज दर्शाता है कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो चीजें लेकर के जाती हैं, जो चीजें उनका फर्क पड़ता है, उन चीजों को जो है उसका जो इफेक्ट है वो बच्चों पर पड़ता है, उनकी चीजें। लेकिन वही उन्होंने इस बात को कहा कि ये पहनाव अपनी अपनी लोगों की सोच के ऊपर है, अपने अपने एरिया के ऊपर है। यही जो पहनाव है, आज यदि यही पहनाव दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर यदि बड़ी सिटीज में है तो कहीं कोई राय वाली बात नहीं, कहीं कोई नहीं होता। लेकिन शायद मेरे परिवार में भी ऐसी चीजें कई बार होती है कि यदि यही चीज विलेज में होती है तो हमारे यहाँ इसको अभी तक इतनी स्वतंत्रता नहीं मिली है कि इन चीजों को एक्सेप्ट किया जा सके। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इन चीजों को केवल जो है इन चीजों का ऊपर लेकर के जाना और इन ऐसी सोचों को के ऊपर जो है बतंगड़ बनाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की ओछी सोच को जो है दर्शाता है। लेकिन सोच तो सीएम की वहां पर दिख रही है ना। काजल जी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, काजल जी, इस चीज को मैंने फिर आपको कहा ना कि सोच, देखिए सोच मैं क्या कर रहा हूँ आपको, ये तो नहीं है ना कि सबको कहा गया कि भगवान राम की पूजा करें। कोई कृष्ण की पूजा भी कर सकता है, कोई शिव की पूजा भी कर सकता है, कोई सत्यनारायण की पूजा कर सकता है, कोई लक्ष्मी नारायण जी की पूजा भी कर सकता है। हमारे तो बहुत सारे देवता हैं इस देश के, लेकिन क्या किसी की ये कह देने से कि साहब जो है भगवान राम की पूजा करेंगे वही वो लोग। ठीक है केवल ढींगरा जी, बात उतनी बड़ी नहीं है लेकिन विपक्ष उसको तूल बना रहा है। बात क्यों नहीं है बड़ी? महिलाओं के तो महिला आयोग संज्ञान नहीं लेना चाहिए। अगर महिला आयोग संज्ञान लेने के लिए नहीं है तो फिर महिला आयोग क्यों बना है? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से बीजेपी के लिए सारी चीज माफ है, और अगर मान लो कांग्रेस का कोई भी, और ये बात उस महिला विधायक खुद कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से ट्रैक्टर को खींच लिया और अपनी मर्जी से ये काम कर लिया, तो 3 और 2 नोटिस देने के बाद भी माफी मंगवाई जाती है और जबरदस्ती की जाती है। और यहाँ पे ये जो मर्जी बोल दे और जो मर्जी कह दे, इनके लिए महिला आयोग खत्म हो जाता है। इनके लिए, क्योंकि ये सत्ता में बैठे, इसलिए ये महिला आयोग इनके लिए कोई काम नहीं करता, कोई नोटिस भी नहीं भेजता। इनके लिए माफ है सब महिला आयोग से। ये मैं पूछना चाहता हूँ, महिला आयोग ने कहाँ खोया हुआ है? अब महिला आयोग क्यों नहीं जाग रहा? और मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, ये बयान बहादुर बीजेपी के एक आदमी का बयान नहीं है, ये बयान जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी है। यही बयान, इसी तरह के बयान और भी लोगों के हैं, लेकिन उसमें महिला आयोग सो जाता है, उसमें महिला आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। वो क्यों? दोहरा मापदंड क्यों? दोहरा चरित्र क्यों? ठीक है पंकज जोशी जी, जो लोग इतने उच्च पदों पर बैठे हैं उनको शोभा नहीं देते ऐसे बयान। काजल जी, मैंने कहा अभी कैलाश ढींगरा साहब बड़ी जोर से बात कर रहे थे, मुझे बताइए राजस्थान में बाहुरी कांड में क्या हुआ था भाई? कौन लोग थे? छोटे लोग थे, मंत्री नहीं थे हैं? और कितनी सीढ़ियां थी? कहाँ है वो जांच? कितनी आगे बढ़ी? उस पर कितने दिनों बाद जांच की आपने? उस पर आपके उस टाइम की जो महिला आयोग की चेयरमैन थी उन्होंने क्या कहा, याद है आपको? जिसमें बहुरी देवी कांड हुआ था राजस्थान का, और उसके बाद में कैटल क्लास, शायद आपको पता नहीं बिजनेस क्लास में यात्रा करते होंगे, लेकिन मैं तो जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो जो है वो जो है लोकल जो क्लास होती है, इकोनॉमिक क्लास होती है, उसमें भी बहुत कम यात्रा करते हैं। क्या कैटल क्लास कह देना सबको अच्छी बात थी? आप लोगों ने जब बयान बहादुर आप कहना है तो वो क्या लोग थे? उन लोगों ने कैसे कैसे बयान दिए? यहां तक कि आपने तो हलफनामा दिया कि जो है कि भगवान राम काल्पनिक है, वो हलफनामा तो आज भी मौजूद है। माफी मांगी है आपने आज तक कभी इस पूरे देश से? माफी मांगी क्या कभी सरकार ने कि हाँ हमने गलत कह दिया था, ये मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए गलत शब्द यूज किए थे? शायद हमारे लोगों ने माफी मांगने की आदत है, हम लोग माफी मांगने सीखते हैं, लेकिन शायद आपने माफी नहीं मांगी। आपके लोगों ने तो कहा 5 रुपए में भोजन मिलता है, कहा कि नहीं कहा था बताइए कि 5 रुपए में भोजन मिल जाता है, जिसको आपने जो है लोकसभा में जो है लोगों को कह के बार बार कहा। आपने कहा 0 नुकसान है, टॉलरेंस की बात की कि 0 नुकसान है। ये जो कैग कह रहा है कैग की रिपोर्ट गलत है, ये आपने कहा कि नहीं कहा आपके मंत्री जी ने? मुझे बताइए, माफी मांगी? कब माफी मांगी? लोगों ने जो है अपने गमलों के अंदर जो है गोभी उगा करके 70 करोड़ रुपए की इनकम प्राप्त कर ली, आपने माफी मांगी? ठीक है केवल ढींगरा जी, अगर ठीक है केवल ढींगरा जी, अगर आप माफी मांगने को कह सकते हैं तो खुद की पार्टी के लोगों को भी मांगनी चाहिए, या फिर याद होना चाहिए कि क्या हो चुका है पहले। जी, मैंने अभी फिर पूछा कि महिला आयोग क्यों सोया हुआ है, उन्होंने नोटिस क्यों नहीं दिया, उसका सवाल का जवाब नहीं आया। और जो बात मैं कह रहा हूँ कि माफी मांगने की बात जहां तक है, माफी मांगने की बात तो इन लोगों ने कभी की नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि जो कश्मीर की लड़कियां हैं उनके साथ शादी कर लेनी चाहिए हरियाणा के लोगों को। ये किस तरह के बेहुदा बयान देते हैं
और किस तरह के बेहुदा बात करते हैं। अपनी बार में ये इनके लिए महिला आयोग को कोई काम नहीं करता, दूसरी बात के लिए सभी के लिए महिला आयोग है, दूसरी बात के लिए सीबीआई भी है, दूसरी बात के लिए अगर दूसरे लोग हैं उसके ईडी भी है, दूसरे जो लोग हैं उनके लिए एनसीबी भी है, नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो भी है। ये सारे जो शरेआम जो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है वो सारे लोगों के सामने आ रहा है। जिस तरह से पंकज जोशी जी, अगर यही बयान किसी कांग्रेस नेता की तरफ से दिया जाता या फिर किसी अन्य पार्टी के नेता की तरफ से दिया जाता, तब आप क्या कहते? जांच की बात करते ना? मैंने आपको यही करना ही, मैंने देखा आपको अभी भी यही आयोग लगता है, तो इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है? पहनाव के ऊपर, किसी को भी परिजीवी कह और सकते हैं। कभी हमने ना तो भाषा के ऊपर कहा, ना कभी हमने जो है पहनाव के ऊपर कहा, लेकिन हमने ये कहा कि हाँ, हमारी भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो चीजें हैं, उसका प्रचार प्रसार बढ़े। चाहे आप देखिए, मुझे ये तो गांधी के लोग है ना, खादी का जो है प्रचार करने वाले लोग है ना, मुझे बताइए 55 साल में खादी कहाँ हुई, 15 साल में खादी कहाँ पहुंची? खुद प्रधानमंत्री जो है खादी का प्रचार करके मुझे बताइए कि इससे क्या देश का नाम रोशन हुआ कि नहीं हुआ? जो हम स्वाधीन चीज के लिए, हम आत्मनिर्भर भारत के लिए बात कर रहे हैं, उसमें देश का नाम ऊंचा होता है कि नहीं होता? राम मंदिर के ऊपर जो है भारत का नाम ऊपर होता है कि नहीं होता? और दूसरी बात, आपने जो बात कही, उन्होंने भी एक बहुत वैसी बात कही कि हम लोगों ने कहा कि माफी जो है कि महिला आयोग ने क्या किया। अरे सर, आप तो महिला आयोग की बात छोड़ी, हो तो आयोग है। मुझे तो बताइए, आपने तो सर्वोत्तम न्यायालय की बात को झूठा कहलाने को कह दिया कि सर्वोत्तम न्यायालय ने जो है ये फैसला ठीक नहीं किया। आपने प्रश्न उठाया कि नहीं उठाया, मुझे बताइए। कार्रवाई की बात कह रहे हैं, वो कार्रवाई की बात कहते हैं कि अगर अन्य पार्टियों में कुछ होता है तो आप ईडी भी भेज देते हैं, सीबीआई भी भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ बयान आता है, उसके बाद माफी मांग ली जाती है, बात खत्म हो जाती है। वो ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको कि पिछली कांग्रेस सरकार में 2014 में कितने मंत्रियों के अगेंस्ट में कोर्ट में केस चले? कौन लोग गए? सरकार गई या दूसरे लोग गए? और उसमें कितने लोगों को सजा हुई? कितने लोगों के ऊपर केस सही पाए गए और जो है केस आगे चले? और इनके बाद में मुझे बताइए, इनके एक भी व्यक्ति ने, यदि किसी व्यक्ति ने कोई भी जो है शिकायत जो है माननीय न्यायालय के, किसी भी न्यायालय के सामने यदि इनके किसी व्यक्ति ने रखी हो या लेकर के गए हो, तो मुझे बता दें कि साहब यहाँ गए और हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्या देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर और न्यायिक प्रक्रिया पर कैसे उठा रहे हैं? केवल ढींगरा जी, जवाब दीजिए। इनकी बात पूरी तरह से सुन नहीं पा रही, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जिस तरह से किसान 110 दिन से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे बैठा है और प्रधानमंत्री जो है उनको कहते हैं आंदोलनजीवी और परिजीवी। परिजीवी का मतलब होता है जो कीड़े होते हैं, जो खून चूसते हैं वो। आप ये बताइए, हमारे देश की जनता जो है वो खून चूसने वाले कीड़े हैं क्या? ये प्रधानमंत्री के वर्ड है, ये और किसी के वर्ड नहीं है, और लोकसभा के अंदर है। ये बताइए किस तरह के परिजीवी के वर्ड ये यूज करते हैं, तब इनको शर्म नहीं आती, तब इनको ये समझ में नहीं आता। जी भी छोड़िए, मुद्दा दूसरा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फटी जींस को लेकर मुख्यमंत्री के बयान की लगातार निंदा की जा रही है। हालांकि वो इस बयान पर माफी मांग चुके हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी पूरी तरीके से इस बयान को भुनाने में जुटी हुई है। दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, एनआईए भले ही एंटीलिया मामले को सुलझाने का दावा कर रही हो, लेकिन मनसुख हिरेन की मौत का मामला अब भी एक पहेली बना हुआ है। मनसुख हिरेन का जो शव है, केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट उसकी आ चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मौत से पहले मनसुख हिरेन को पूरी तरीके से पीटा गया था। रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मनसुख हिरेन को जब समुद्र के अंदर फेंका गया था तो उस वक्त मनसुख हिरेन की सांसें चल रही थी, यानी वो जिंदा थे। केमिकल एनालिसिस का मकसद पता लगाना यह था कि मनसुख को मारने के बाद पानी में फेंका गया था या फिर जिंदा। रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा कर दिया है। ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किए गए डायमंड टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मनसुख जब पानी के संपर्क में आए तब वो जिंदा थे। दरअसल किसी मुर्दा शख्स को जब पानी में फेंका जाता है तो पानी उसके फेफड़े, खून या फिर बोन मैरो में नहीं जाता है, लेकिन मनसुख हिरेन के बोन मैरो में डायटम मिले हैं जो कि मुंब्रा क्रीक के पानी से मैच करते हैं। मनसुख हिरेन का शव 5 मार्च की सुबह मुंब्रा क्रीक में मिला था। शव के साथ 5 रुमाल भी थे जो उनके मुंह पर बंधे हुए थे, साथ ही एक स्कार्फ भी मिला था। फिलहाल मनसुख हिरेन की मौत की जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस की टीम रुमाल और स्कार्फ की पहेली को सुलझाने की लगातार कोशिश कर रही है। माननीय मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे, और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है। और ये जांच में एनआईए को
राज्य शासन का पूरा सहयोग है, उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। तो एंटीलिया केस में एक बार फिर से नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि अब इस मामले में खुलासा हुआ है, बहुत बड़ा खुलासा। पहले तो सचिन वाजे को लेकर ये केस लगातार इसमें सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब मनसुख हिरेन की मौत की रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ है कि मनसुख हिरेन को जब समुद्र के पानी में फेंका गया था तो उस वक्त वो जिंदा थे, यानी जानबूझकर मारने की कोशिश की गई है और उनकी मौत से पहले उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीटा भी गया था। ये सबूत निकलकर सामने आए हैं। तो एक बार फिर से इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, एक बार फिर से एंटीलिया मामले में नया मोड़ आ चुका है। मनसुख हिरेन की मौत को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि मौत से पहले मनसुख हिरेन को बुरी तरीके से पीटा गया था और जिंदा समुद्र के अंदर फेंका गया था। क्या जानकारी है? देखिए काजल, जिस तरह से आज जानकारी मिली है कि एटीएस के बाद अब एनआईए भी जो है मनसुख हिरेन मौत की जांच की करेगी। जिस तरह से पीएम रिपोर्ट में यह साफ तौर पे कहा गया था कि मनसुख की मौत से पहले मनसुख जिंदा थे, वहीं मनसुख की पिटाई भी जमकर की गई थी, ये भी जानकारी मिली है। और ये भी जानकारी मिली कि मनसुख की मौत के बाद जो पीएम हुआ था उसमें एक खुलासा हुआ था कि मनसुख के फेफड़े में उस दरिया के यानी कि उस नाले के जो है पानी बरामद हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस वक्त मनसुख को समुद्र में या उस खाड़ी में डाला गया था उस वक्त मनसुख जिंदा थे। तो तमाम बातें हैं जिसको लेकर अब एनआईए जांच करेगी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है कि मनसुख हिरेन और फिर सचिन वाजे के बीच में आखिरकार कनेक्शन क्या था। हालांकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में है। जयतोर प्रकाशल लगातार कहा जा सकता है कि कहीं कहीं देश फंसा हुआ, लेकिन जिस तरह से सचिन वाजे ने एनआईए से तमाम बयान दिए हैं, एनआईए को उन्होंने बताया कि ये सारा जो गेम है, ये जो सारा प्लान है, ये उनका ही है। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि 16 साल की जो उनकी खोई हुई असमत थी, कहीं कहीं उनको वापस लौटाना है। और सचिन वाजे एक ऐसा ऑफिसर है जो किसी भी तरह की जांच को अंजाम दे सकता है, इसलिए उन्होंने इस तरह का पूरा गेम प्लान तैयार किया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है एनआईए से कि इस पूरे गेम प्लान में वो अकेले नहीं है, बल्कि उसके साथ तमाम और पुलिस अधिकारी है जिसकी जांच अब एनआईए कर रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। और एक और बड़ी खबर है जो कि वो भी दर्शकों को हम बताएंगे, क्योंकि देश में कोरोना एक बार फिर से लौट चुका है। हालांकि कोरोना कहीं गया ही नहीं था। महाराष्ट्र के नागपुर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,235 नए मामले सामने आ चुके हैं। 1,245 लोग डिस्चार्ज हुए और 35 लोगों की मौत दर्ज हो चुकी है। यहाँ पर कुल सक्रिय मामले जो हैं 1,85,787 हैं और अब तक कुल 4,563 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 जिलों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन जिलों में पहले भी ज़्यादा मामले थे और अब भी लगातार ज़्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। अमृतसर में भी कर्फ्यू अब रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। वहीं केरल में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,984 मामले सामने आए हैं और इसी दौरान 1,965 मरीज ठीक हुए हैं। सूबे में अब एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि 25,158 हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक दिन में 25,000 से भी ज़्यादा कोरोना के मामले निकलकर सामने आए हैं, जो कि सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। हालांकि सीएम उद्धव ठाकरे का कहना है कि लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और कोरोना वैक्सीन बिना किसी डर के लगवाएं। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, 25,000 से ज्यादा मामले एक दिन में आना महाराष्ट्र में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तौर पर काजल, जिस तरह से मुंबई में 3,000 के पार और महाराष्ट्र में 30,000 के पार आंकड़े आए हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की चिंता और बढ़ गई है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पुरानी गाइडलाइन के बाद अब नई गाइडलाइन जारी करने वाले जिसके साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया। आने वाले समय में अगर आप 3,000 या पार पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको एंटीजेन टेस्ट कराना होगा। वही सोशल डिस्टेंस से अगर पालन नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर आपको कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के तौर पर 188 कार्रवाई भी की जाएगी। तमाम गाइडलाइन के तहत
मुंबई महापौर खुद साफ तौर पर कह रही हैं कि वो खुद जो है मुंबई के तमाम बड़े बिग बाजार या मॉल में जाएंगे और लोगों से आग्रह करेगी कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इसके बाद जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन का काम जोरों से चल रहा है, उसको लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ये करे कि रोजाना 40 से 50,000 वैक्सीनेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। बड़ी खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।